हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुऑन में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक उथल पुथल की शुरुआत हो गई थी, एक राजनीतिक चेतना की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि गांधी जी ने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कर दिया था। उसके पहले भी उन्होंने असहयोग आंदोलन किया था। तो ये सब क्या था, हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो राजनीतिक एक चेतना की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। आज हम लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा दौर देखेंगे हम लोग, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है छत्तीसगढ़ में। दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि जो मध्य प्रांत में चुनाव होते हैं उस पर क्या क्या हमारे छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ता है। एक तो भारत में होता है पहली बार चुनाव, और उसी के साथ साथ मध्य प्रांत व बरार में भी चुनाव होता है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के नेताओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में जैसे मैंने बताया था, हमने प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कर लिया था, देख लिया था। उसके बाद ये दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी को क्यों शुरुआत इसकी करनी पड़ी, इसको आपको समझना जरूरी है। अब होता यह है कि गांधी जी जो है यहाँ पर लॉर्ड इरविन के साथ समझौता करते हैं। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद समाप्ति के लिए लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हुआ रहता है, परंतु इस बात को जब गोलमेज सम्मेलन में यह जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में होता है, वहाँ पर जब गांधी जी जाते हैं तो उनकी बात को बुरी तरीके से या पूरी तरीके से नकार दिया जाता है। जो समझौता लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ रहता है, और एक नए वायसराय को भेज दिया जाता है, लॉर्ड वेलिंगटन को। और जो लॉर्ड वेलिंगटन होते हैं वो पुराने जो वायसराय होते हैं उनकी बात को नकार देते हैं कि अब मैं इरविन की बात को नहीं मानूंगा, या आपके बीच में जो समझौता हुआ था उसे मैं नहीं मानूंगा, मैं अपनी ही करूंगा। ये बात कौन कहता है? लॉर्ड वेलिंगटन। तो वेलिंगटन अपनी बात मनवाने में लग जाते हैं, और उनकी जो नीति भी रहती है वो दमन करने की नीति होती है। एक दमन करने की नीति को लेते हुए वो आगे बढ़ते हैं, जिस कारण से गांधी जी बहुत ही एक विद्रोह की भावना, एक विरोध की भावना उनमें उत्पन्न होती है, और दूसरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। तो दूसरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने जैसे बताया, उसकी घोषणा गांधी जी जनवरी 1932 में कर देते हैं। और गांधी जी, जैसे कि मैंने बताया था कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में, वहाँ से जब वो लौट कर आते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लगती है, और वो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था वाय, कारण क्या है इसका? कारण भी मैंने बताया कि इरविन के साथ जो समझौता हुआ था, इरविन की जगह समझौता हुआ था, और वहां पर वेलिंगटन जब आ जाते हैं तो इरविन के समझौते को लागू नहीं करते, इरविन के समझौते को लागू नहीं करते, और आंदोलन को दमनात्मक कार्रवाई करके समाप्त कर देते हैं। तो मैंने बताया था दमन की नीति किसकी रहती है? वेलिंगटन की एक दमन की नीति रहती है। और यह सब कहाँ हो रहा है? भारत में। भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, धीरे से हम छत्तीसगढ़ में भी आएंगे। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, गांधी जी जो है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं, और ब्रिटिश सरकार द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग करते हैं। औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग ये यहाँ पर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में करेंगे। तो यहाँ से अब शुरू हो जाएगा जनवरी 1932 से हम देखेंगे दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन ये तो भारतवर्ष में शुरू हो गया था गांधी जी के द्वारा। अब छत्तीसगढ़ में भी तो इसे चलाना है। छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रदेश के साथ था, तो मध्य प्रांत में भी इसे चलाना था। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में मुख्य जो नेता थे, वहाँ पर डिटेक्टर नियुक्त किया गया। यहाँ पर डिटेक्टर नियुक्त किया गया, करीबन आठ डिटेक्टर नियुक्त किए गए थे। अब ये इनका कार्य क्या होता था? जो डिटेक्टर होते थे उनका कार्य क्या होता था? ये ऐसे कुछ नेता होते थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी के द्वारा जो शुरुआत किया गया आंदोलन, उसे चलाने में ये एक मुख्य भूमिका निभाते थे। कौन? डिटेक्टर। तो जैसे कि 8 डिटेक्टर आप देख रहे हैं, तो इनका कार्य यह होता था, अगर किसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे रविशंकर जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो अगर वो गिरफ्तार हो गए तो इस आंदोलन को कौन चलाएगा? सुंदरलाल शर्मा जी। वो अगर गिरफ्तार हो गए तो शंकरलाल गनोद वाले। उनके बाद ऐसे ही कंटिन्यू ये जितने भी नेता होते हैं, अगर किसी भी आंदोलन को अगर रोकने की
कोशिश की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। तो इनकी कोशिश यह रहती थी कि अगर कोई भी नेता गिरफ्तार होता है तो हमारा आंदोलन चलता रहे। इसी कारण से यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने के लिए डिटेक्टरों की नियुक्ति होती है। तो इसमें सबसे पहला जो डिटेक्टर नियुक्त किया जाता है, इस पर प्रश्न भी आता है, तो कौन है? रविशंकर शुक्ल जी। पंडित रविशंकर शुक्ल जी प्रथम डिटेक्टर नियुक्त होते हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ छत्तीसगढ़ में चलाते हैं। दूसरे जो होते हैं सुंदरलाल शर्मा, तीसरे जो है शंकर राव गनौद वाले। इसके बाद जो है चौथे नंबर पे श्रीमती राधाबाई जो होती है प्रथम महिला। श्रीमती राधाबाई जो है प्रथम महिला होती है जिन्हें डिटेक्टर नियुक्त किया गया। प्रथम महिला जिन्हें डिटेक्टर नियुक्त किया गया, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे माधव प्रसाद परगनिया, राम नारायण मिश्र, ब्रह्मदेव या बलदेव दुबे, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी क्या होते हैं? आखिरी होते हैं ना। पहले कौन हुए? पंडित रविशंकर शुक्ल, आखिरी कौन हुए? लक्ष्मी नारायण तिवारी। बिल्कुल नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि जो हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के बारे में देख रहे हैं या अंग्रेजों का जो प्रभाव छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, वहां पर मुख्य बातें इन्हीं की ही होगी, इनका ही प्रभाव आपको देखेगा। और नाम को ज्यादा पूछता है एग्जाम में, कोशिश ये रहती है कि नाम पे ही इनका फोकस ज्यादा रहता है। तो रविशंकर शुक्ल हुए प्रथम, और आखिरी कौन हो गए? लक्ष्मी नारायण तिवारी। तो और प्रथम महिला अगर पूछा है, एक लौती महिला इसमें थी, तो एक लौती जो महिला थी उनका नाम क्या है? श्रीमती राधाबाई। इसके बारे में हमने देख लिया। अब जैसे मैंने बताया रविशंकर शुक्ल जी के बारे में, तो रविशंकर शुक्ल जी जो है यहां पर 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस मनाते हैं। पेशावर दिवस आपको पूछा जा सकता है। पेशावर दिवस का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा किया जाता है। और जब रविशंकर शुक्ल जी जो आंदोलन को बहुत आगे बढ़कर जब चलाते रहते हैं, तो इसके बाद ही इनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर आगे के डिक्टेटर जो रहते हैं इसे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे एक और जब एक नेता है जो डिटेक्टर नियुक्त होते हैं, जिनका नाम था राम नारायण मिश्र हरसुल। इस नाम को आप देखेंगे, राम नारायण मिश्र हरसुल जो जी है, ये क्या करते हैं? ये एक पत्र बम बोलने से एक लिफाफे में छोटी सी एक बारीक सा, ज्यादा बड़ा बम ऐसा नहीं कि जिसमें आदमी की मृत्यु हो जाए, एक छोटा सा ऐसा बम बनाते हैं जिससे आदमी का हाथ जल जाए या चेहरा झुलस जाए। इस तरीके का एक बम का निर्माण करते हैं। किससे निर्माण करते हैं? फास्फोरस से इस बम का निर्माण करते हैं। और इनका ये उद्देश्य होता है किसी को जनहानि ना पहुंचाना या किसी की मृत्यु ना करना, किसी को मारना इनका उद्देश्य नहीं होता। किसका? रामनारायण मिश्र हरसुल जी का ये उद्देश्य नहीं होता। ये बस अंग्रेजों को डराना चाहते थे, आतंकित करना चाहते थे। और इनके जो चापलूस होते थे, जैसे व्यापारीगण और जो भी इनके आसपास जो व्यक्ति होते थे, इनको भी ये क्या करते थे? व्यापारियों को ये पत्र भेज दिया करते थे। और जब ये पत्र खोला करते थे या किसी प्रकार से कुछ होता था, तो यह एक जल जाता था और हाथ उनका जल जाता था, चेहरा भी जल जाता था, झुलस जाता था। तो ये एक तरीका इन्होंने आतंकित करने का अपनाया था। तो ये जो कार्य ये कर रहे थे, पत्र बम योजना जो बनाए थे, उस कारण से जब अंग्रेजों को पता चलता है कि इस तरह की ये टेक्निक अपना रहे हैं, कौन? राम नारायण मिश्र हरसुल ऐसी एक टेक्निक अपना रहे हैं, तो यह जब जानकारी होती है तो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये अगर ये गिरफ्तार हो गए तो इनके बाद कौन आएंगे? इनके बाद आते हैं ब्रह्मदेव दुबे जी जो है आगे चलकर ये डिटेक्टर नियुक्त होते हैं। और 4 अगस्त 1932 को ये रायपुर में बंदी दिवस मनाते हैं। बंदी दिवस याद रखेंगे। पेशावर दिवस किसने मनाया? रविशंकर शुक्ल जी ने 29 जनवरी 1932 को। और 4 अगस्त 1932 को क्या मनाया जाता है? बंदी दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? बलदेव दुबे जी के द्वारा, ब्रह्मदेव दुबे जी के द्वारा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि एक सत्याग्रह सप्ताह भी मनाया जाएगा। सत्याग्रह सप्ताह कब मनाया जा रहा है? बलिदान दिवस, जिसे हम जानते हैं दुर्ग जिले में मनाया जाता है 6 अप्रैल से लेकर 1932 को। अब इसमें क्या किया जाता था? सत्याग्रह सप्ताह, बलिदान सप्ताह में यहाँ पर लोगों का उद्देश्य यह होता था कि जो भी अंग्रेजों के सामाने हैं उसे बहिष्कार किया जाए। शक्कर है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, उसे बहिष्कार किया जाए। चाय जो अंग्रेजों ने यहाँ पर
ला दिया था उसका बहिष्कार किया जाए, कपड़े हैं उसका बहिष्कार किया जाए, उनकी दुकानें हैं उसका बहिष्कार किया जाए। तो यह सब किया जाता था बलिदान या सत्याग्रह सप्ताह के जो दौर है उस दौर में 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के दौर में यह पूरा सत्याग्रह सप्ताह मनाया जाता है। फिर हम आगे देखेंगे, ये तो हो गई दुर्ग की बात। अलग अलग जगहों पर भी जैसे बिलासपुर है, दुर्ग है, वहां पर भी अलग अलग जो नेता हैं इस सत्याग्रह को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो बिलासपुर में कौन होते हैं? बैरिस्टर छेदीलाल, और दुर्ग में कौन होते हैं? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ये सब अपने अपने जगह पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाते रहते हैं। फिर हम देखेंगे कि महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा जनसमूह या जो इनका योगदान है वह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमें देखने मिलता है। जब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता है तो महिलाओं का जो योगदान है वह व्यापारियों के अगेंस्ट, जैसे मैंने बताया था कि क्या करते थे अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, किसी भी व्यापारी है उसके दुकान के जाके धरना प्रदर्शन देना, जो मादक पदार्थ है उस दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन करना, या विदेशी वस्तुएं जहां बिकती है वहां पर धरना प्रदर्शन देना, इस तरह का कार्य महिलाएं किया करती थी। तो जिसमें हम देखेंगे कि महिलाएं क्या करती थी, उस समय एक व्यापारी थे जिनका नाम था कीका भाई। यहां पर देखेंगे कीका भाई की जो दुकान होती थी। अब ये कीका भाई कौन थे? एक व्यापारी थे जो विदेशी जो वस्तुएं होती थी उसे बेचने का मुख्य रूप से कार्य करते थे। तो ये महिलाएं क्या करती थी, जाकर उस कीका भाई की दुकान के सामने जाकर धरना प्रदर्शन देती थी। उसमें किसने किसने सहयोग दिया था? तो ये 29 मार्च 1932 को गनौद वाले जो हैं और त्रितानाथ तिवारी के साथ 4 महिलाओं का समूह होता है जो इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो वो 4 महिलाएं कौन है उसका नाम आपको पूछा जाएगा, महिलाओं का नाम आप देखेंगे। तो 4 महिलाएं कौन कौन है? मंटोरा बाई, भुटकी बाई, फुटकिनिया बाई और कोजा बाई। कौन कौन? मंटोरा, भुटकी, फुटकी, कोजा। मंटोरा, भुटकी, फुटकी और कोजा। बिल्कुल एकदम ऐसा याद रख लेंगे, गाने टाइप याद कर लेना। नाम को तो आपको भूलना ही नहीं, नाम आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया आधुनिक छत्तीसगढ़ में या अभी जो नेताओं की बात हो रही है उसमें नाम का महत्व बहुत ज्यादा है और वर्ष का। तो क्या बताया मैंने? मंटोरा, भुटकी, फुटकी और कोजा। मंटोरा, भुटकी, फुटकी और कोजा। तो इनको ये क्या करते थे? विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस कारण से इनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसे? महिलाओं को। तो यहां पर हमें महिलाओं का भी एक योगदान बहुत अच्छे तरीके से देखने मिलता है। फिर एक देखने मिलेगा हमें वानर सेना। बच्चों का एक समूह बनाया जाता है जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उसके बारे में लोगों तक, एक जन तक जानकारी पहुंचाना। तो जिसका एक कार्य जो है बच्चों का एक समूह भी करता है, तो जिसे वानर सेना का नाम दिया गया। एक वानर सेना हमने देखा था प्रथम जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता है उस समय वानर सेना बनाई जाती है। कहाँ? बिलासपुर में। और ये दूसरा जो वानर सेना बनता है रायपुर में बनता है और इसके संस्थापक होते हैं 14 वर्ष के बलिराम आजाद। बहुत छोटे उम्र में होते हैं, 14 वर्ष के बलिराम आजाद हो जाते हैं और इसका संचालक जो करते हैं यतियतन लाल जैन के द्वारा किया जाता है। यतियतन लाल जैन के द्वारा, इस नाम को याद रखेंगे। रायपुर में जो वानर सेना बनी उसकी स्थापना किसने की? बलिराम दुबे। और संचालक कौन हुए? यतियतन लाल जैन। इनका उद्देश्य क्या था? जैसे मैंने बताया था, उद्देश्य क्या है? सफाई करते थे, ये शहर का भ्रमण करते थे, पोस्टर और पर्चे, जितने भी पर्चे होते थे, पत्र पत्रिकाएं होती थी, समाचार पत्र होते थे, इसे गली गली में जाकर या लोगों के बीच में जाकर बांट दिया करते थे। तो यह कार्य कौन करता था? ये बच्चों का एक समूह होता था, युवाओं का एक समूह होता था, इनका कार्य यही होता था, जिससे अंग्रेज बिल्कुल भी परेशान हो जाते थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि ये कैसे, यानी इनकी रणनीति किस तरीके से चल रही है। तो अंग्रेज क्या करते थे? ये बच्चों को पकड़ते थे, जितने बच्चों का समूह होता था उसे पकड़ते थे, गाड़ी में भरते थे और इन्हें ले जाकर 10-20 किलोमीटर दूर छोड़ देते थे। अब अगर किसी को एक क्षेत्र से, एक शहर से, मान लो रायपुर से बिलासपुर में छोड़ दिए, तो अब वापस आने में भी तो टाइम लगेगा। तो बच्चे जो है वहाँ से वापस ही आने में उनको बहुत टाइम लग जाता था। तो ये तरीका अपनाते थे अंग्रेज कि बच्चों को बाहर छोड़ा जाए शहर से, ताकि ये समाचार पत्रों का वितरण ना कर सके, कोई भी जनसभा इनकी ना हो सके। तो इस तरह का वानर सेना का योगदान किसमें देखने मिल रहा है हमें? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। इसमें कुछ बातें और होती है कि 13 मार्च 1932 को जब अंग्रेजों को पता चलता है कि ये जो
कौन? बलीराम आजाद। बलीराम दुबे जो है बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो अंग्रेजों के द्वारा इसे गिरफ्तार किया जाता है और बेत मारने की, बेत पहले के टाइम में एक बेत होती, चाबुक जिसे जानते हैं, चाबुक मारा जाए ये बात कही जाती है और इसे ले जाया जाता है ब्राह्मण पारा के चौक में। रायपुर में जो ब्राह्मण पारा है, ब्राह्मण पारा रायपुर में एक चौक होता है, वहां पर ले जाकर इसे बहुत ज्यादा बेतों से मारा जाता है। जब इन्हें बेत से मारा जा रहा होता है तब जो इनका जो साहस और शौर्य है बिल्कुल देखते ही बनता है, जिस कारण से इसे इनके जो आजाद जो इनका उपनाम है, इस आजाद के नाम से ही ब्राह्मण पारा में एक चौक का नाम ही दे दिया जाता है। क्या? आजाद चौक। आजाद चौक किसके नाम से? बलीराम दुबे का जो आजाद जो उपनाम है उस नाम से ही यहां पर एक आजाद चौक से नाम से इसे दे दिया जाता है। तो यह सब घटनाएं हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उसके बीच में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसकी चर्चा हम लोग करते जा रहे हैं। तो यह हो गई बात वानर सेना की। अब हम देखेंगे कि गांधी जी जो है, गांधी जी उनका अब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा है उसमें छत्तीसगढ़ में आगमन हम देखेंगे कि अब ये छत्तीसगढ़ में भी तो आएंगे, इनको प्रचार प्रसार करना ही है। और मैंने क्या बताया था कि जो गांधी जी जो है पूरे भारतवर्ष को एकत्रित करना चाहते थे, इकट्ठा करना चाहते थे, ताकि ये आंदोलन एक मार्ग पर चल सके और अंग्रेजों को हमारी बात सुना सके। ये गांधी जी का उद्देश्य होता था। अब जब ये छत्तीसगढ़ में आते हैं तो एक और उद्देश्य के साथ आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो चल ही रहा है, उसका दूसरा भी उद्देश्य होता है गांधी जी का, हरिजन लोगों का, हरिजन जो होते थे, अछूत जाति जिसे माना जाता था, उनका उद्धार करना, हरिजनों का उद्धार करना। इसके लिए जब भारत के इतिहास में हम देखते हैं तो उस समय मैकडॉनल्ड जो होते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं मैकडॉनल्ड, उनके द्वारा एक रणनीति, फूट डालो की एक रणनीति होती है कि उनका कार्य यह होता है कि जो हिंदू होते हैं उनको हरिजनों से अलग कर देते हैं, हिंदुओं को हरिजनों से अलग कर देते हैं, जिसे सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप भारतीय इतिहास में ज़्यादा पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो जो रैमजे मैकडॉनल्ड होते हैं, कहाँ पे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह क्या करते हैं, फूट डालो और नीति करो, तो ये तो इनकी राज करो, ये तो इनकी नीति ही होती है। तो ये क्या करते हैं, हिंदू और जो हरिजन होते हैं इनके बीच में एक भेदभाव उत्पन्न कर देते हैं और विशेष निर्वाचन का अधिकार दे देते हैं हरिजनों को, जिस कारण से गांधी जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, किसे? गांधी जी को। और गांधी जी यहां पर अपनी बात रखते हुए विरोध प्रदर्शन करते हैं, जिस कारण से उन्हें जेल में भी भेज दिया जाता है। और बाद में कुछ समय बाद गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता होता है, जिसे हम जानते हैं पूना पैक्ट के नाम से या पूना समझौता के नाम से। तो ये जब पूना समझौता हो जाता है तब हिंदू और हरिजन, जो दोनों अलग अलग एक निर्वाचन दिया जा रहा था, उसे विशेष अधिकार हिंदुओं के साथ दे दिया जाता है। तो इस तरह के हरिजन के लिए गांधी जी का एक उनके उद्धार के लिए भी कार्य गांधी जी करते हैं और उस हरिजन उद्धार को लेते हुए या उस उद्देश्य को लेते हुए गांधी जी का प्रवेश छत्तीसगढ़ में होता है। तो गांधी जी अब आएंगे कब? 22 से लेकर 28 नवंबर तक 1933 में गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन होता है। इसके पहले प्रथम बार अगर बोला जाए, प्रथम बार कब आए थे गांधी जी? तो कंडेल नहर का जो सत्याग्रह हुआ था, याद होगा आपको, पिछले क्लास में देखेंगे आप। तो कंडेल नहर का सत्याग्रह जो धमतरी में हुआ था, उसके समाप्ति के पश्चात गांधी जी का आगमन हुआ था 20 सितंबर 1920 को, कंडेल नहर सत्याग्रह के समय में। तो गांधी जी का प्रथम आगमन, और ये कौन सा है? द्वितीय आगमन है। गांधी जी का द्वितीय आगमन होता है 22 से 28 नवंबर 1933 तक। 1933 में इनका गांधी जी का आगमन हो जाता है। अब यहाँ पर गांधी जी दुर्ग में आते हैं, दुर्ग रेलवे स्टेशन में। इनके साथ में इनके कुछ सहयोगी होते हैं, उनका भी नाम आप देख लें। तो सहयोगियों में जो नाम है वो मुख्य नाम है आपके
सहयोगियों में जो नाम है, एक है मीराबेन, ठक्कर बापा, महादेव देसाई। मीराबेन कौन होती है? इनकी एक शिष्या होती है, अंग्रेजी शिष्या, फॉरेन की एक शिष्या होती है। ठक्कर बापा कौन होते हैं? झाबुआ के एक स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी होते हैं जिनका नाम होता है ठक्कर बापा। और महादेव देसाई, इनके अलावा भी बहुत सारे इनके सहयोगी होते हैं, परंतु ये प्रमुख होते हैं। कौन कौन? मीराबेन, ठक्कर बापा और महादेव देसाई। ये 3 लोग गांधी जी के साथ आते हैं और दुर्ग रेलवे स्टेशन में उतरते हैं, जहां पर जब ये जिस गाड़ी में बैठते हैं तो उसके जो ड्राइवर होते हैं या उनको जो ले जाते हैं तो उनका नाम होता है हजारीलाल जैन। हजारीलाल जैन जो इनको पूरे संपूर्ण यात्रा में अपनी गाड़ी में बैठाकर पूरी संपूर्ण यात्रा छत्तीसगढ़ की करवाते हैं। तो मैंने क्या बताया, गांधी जी का उद्देश्य क्या था? हरिजन उत्थान के कार्यक्रम से आए और कहां पर उतरे? दुर्ग में उतरे, दुर्ग में। अब ये दुर्ग से निकलते हैं रायपुर। कौन? गांधी जी। दुर्ग से रायपुर निकलते हैं, कुम्हारी के रास्ते हुए, सड़क के रास्ते हुए ये जाते हैं रायपुर में। और रायपुर में वहां पर भी रविशंकर शुक्ल के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इनका स्वागत होता है। जहां पर हम देखेंगे कि रायपुर में जाने के बाद उनकी सभाएं होती हैं। गांधी जी की बहुत सारी सभाएं होती हैं, जिसमें प्रमुख सभाएं हैं विक्टोरिया गार्डन में। विक्टोरिया गार्डन जिसे वर्तमान में मोती बाग के नाम से जानते हैं, मोती बाग के नाम से। तो 23 नवंबर को गांधी जी रायपुर जब पहुंचते हैं तो विक्टोरिया गार्डन में एक जनसभा करते हैं और दूसरी जो सभा करते हैं वो है लॉरी स्कूल में। लॉरी स्कूल में, जिसे आज के टाइम में आप सप्रे स्कूल के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ा जो जनसभा होता है वो सप्रे स्कूल में ही होता है, लॉरी स्कूल या सप्रे स्कूल के नाम से। तो यहाँ पर सबसे विशाल आम सभा गांधी जी के द्वारा की जाती है। और विक्टोरिया गार्डन में क्या होता है? स्वदेशी जो प्रदर्शनी होती है वहाँ पर भी लोगों से मिलते हैं, वहाँ पर भी छोटी सी जनसभा करते हैं। और एक स्वदेशी प्रदर्शनी जो होती है, स्वदेशी वस्तुओं की, कपड़ों की, खादी की ये प्रदर्शनी होती है, उसका उद्घाटन करते हैं। तो ये 2 चीज़ें होती हैं कहाँ? रायपुर में। इसको आप याद रखेंगे। फिर जब इनका यहाँ पर पूरा कार्यक्रम हो जाता है तो ये आगे बढ़ते हैं धमतरी की ओर, क्योंकि ये जानते थे कि धमतरी जो है राजनीतिक चेतना के दृष्टि से और स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से भी धमतरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इस कारण से भी गांधी जी धमतरी जाते हैं। तो धमतरी में जाते हैं, वहाँ पर भी पिछले बार की तरह यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा स्वागत होता है, अच्छे तरीके से स्वागत होता है, जिसमें हम देखते हैं कि 25 नवंबर को जब ये पहुँचते हैं तो दाजी मराठी कन्याशाला में एक सभा का आयोजन होता है। और जब यह जनसभा हो जाती है तो नारायण राव मेघावले के द्वारा हरिजन फंड, क्योंकि हरिजन के उद्धार के लिए निकले थे, तो हरिजन फंड के लिए ये करीबन 501 रुपए गांधी जी को प्रदान करते हैं, भेंट करते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि धमतरी जो है एक राजनीतिक चेतना का बहुत बड़ा केंद्र था। इस कारण से गांधी जी धमतरी तहसील को एक संज्ञा भी प्रदान करते हैं, और क्या कहते हैं कि ये बारडोली है। धमतरी को एक संज्ञा प्रदान करते हैं बारडोली की। और बारडोली में एक सत्याग्रह हुआ रहता है, जिसे आप भारतीय इतिहास में देखेंगे तो उस सत्याग्रह की तुलना करते हुए धमतरी को बारडोली की संज्ञा भी देते हैं गांधी जी। फिर ये निकलते हैं बिलासपुर में 26 नवंबर को गांधी चौक में बहुत विशाल जनसमूह होता है, जनसभा वहाँ पर आयोजित होती है, जहाँ पर गांधी जी वहाँ पर संबोधित करते हैं। तो इस तरह आप क्या देख रहे हैं, दुर्ग से लेकर रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, सभी जगह पर गांधी जी किसी भी जगह को, छत्तीसगढ़ के मुख्य जितने भी जगह होती थी उसे पूरा कवर कर लेते हैं। हर जगह जनसभा का आयोजन करते हैं, लोगों से मिलते हैं। फंडिंग जो हरिजन फंड है उसमें भी लोगों के द्वारा बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं। ये सब जो घटनाएं होती हैं इसे देखकर यहाँ पर रामदयाल तिवारी जी के द्वारा, यहाँ पे देखेंगे, रामदयाल तिवारी जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम होता है गांधी मीमांसा। गांधी मीमांसा। तो गांधी जी के जो कार्य हैं उसको देखते हुए रामदयाल तिवारी जी के द्वारा
पुस्तक लिखी जाती है उसका नाम क्या है? गांधी मीमांसा। गांधी मीमांसा लिखी जाती है। फिर हम देखेंगे, ये तो चीजें हो गई, ये बातें हो गई किस चीज की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब क्या है, यहां चुनाव होगा मध्य प्रांत का और बरार का। जो 1935 का जो एक्ट आता है, अधिनियम जो आता है, उसके तहत जो है अंग्रेज जो है इनके चुनाव का अधिकार प्रदान करते हैं कि आप अपने हिसाब से चुनाव यहाँ पर जो आयोजित किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, उस चुनाव में भाग लीजिए। अगर आप जीतते हैं तो आपको यहाँ पर एक जो पदवी है या एक पोस्ट है, इसमें आपको दिया जाएगा। तो 1935 के तहत यह पहली बार देश में प्रांतीय विधानसभा चुनाव होता है। 1937 में पहली बार किसके तहत? 1935 अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत देश में पहली बार हमें चुनाव देखने मिलता है 1937 में। और क्या बताया था मैंने? प्रांतीय शासन का, भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंधन का अधिकार दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो इस तरह प्रांतीय चुनाव की शुरुआत होती है। और जब प्रांतीय चुनाव होता है तो कांग्रेस को बहुत बड़े जगह पर बहुमत मिलता है, बहुत से क्षेत्रों में बहुमत मिलता है, जिसमें हम देखते हैं आगरा है, अवध है, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बरार, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, इन सब जगहों पर इन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। और पूर्ण बहुमत मिलने के पश्चात ही 2 साल बाद ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध होता है कहाँ से कहाँ तक? 1939 से लेकर 1945 के आसपास। 1945 के आसपास। तो यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध जब चलते रहता है, उसी बीच अंग्रेज क्या करते हैं, भारतीयों को, यहाँ पर कांग्रेसी नेताओं से बिना पूछे भारतीयों को इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में या द्वितीय विश्व युद्ध में भेज देते हैं, जिस कारण से कांग्रेसी बहुत रुष्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आपने हमसे बिना पूछे यह कैसे भारतीयों को युद्ध में भेज दिया। जिस कारण से हम देखेंगे कि जो ये यहाँ पर प्रांतीय चुनाव हुआ, जिसमें बहुत सारे अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, उन सभी ने मिलकर यहाँ पर क्या किया, इस चुनाव में जितने भी जो नेता बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, शिक्षा मंत्री बने थे, सभी लोगों ने मिलकर इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, कांग्रेसी जो मंत्रिमंडल है या कार्यकारिणी जो है 15 नवंबर 1939 को मंत्रिमंडल से, सभी मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे देते हैं। तो ये बात कहाँ की हो गई? भारत की। अब छत्तीसगढ़ में देखें, जब छत्तीसगढ़ की बात होती है तो छत्तीसगढ़ उस समय आता था मध्य प्रांत में, और 1935 अधिनियम के तहत मध्य प्रांत में बरार को मिला दिया गया था। तो यहाँ पर चुनाव जो होगा वह होगा मध्य प्रांत व बरार का। मध्य प्रांत और बरार, मध्य प्रांत और बरार को मिला के चुनाव यहाँ पर होता है 1937 में। और यहाँ पर देखेंगे कि चुनाव में जैसे कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, मध्य प्रांत और बरार में भी जीत हासिल हुई थी। तो यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे कि रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, ये 3 लोग सदस्य चुने जाते हैं। फिर हम देखेंगे अगर मंत्रिमंडल के गठन की बात आती है, अब ये तो हो गया चुनाव। अब मंत्रिमंडल जब गठन हो रहा था तो बात आई कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, उसकी भी बात आई। तो लोगों में जो विचार विमर्श हुआ, वहाँ नेताओं में विचार विमर्श हुआ, तो उसके तहत 14 जुलाई 1937 को मंत्रिमंडल का गठन होता है। मंत्रिमंडल का गठन होता है और मुख्यमंत्री बनाया जाता है नारायण भास्कर को, नारायण भास्कर खरे को। नारायण भास्कर खरे को क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और प्रथम जो शिक्षा मंत्री बनते हैं वो बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, और अध्यक्ष बनते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। तो अगर आप बोला जाए प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने मध्य प्रदेश और बरार के, तो नारायण भास्कर खरे, नारायण भास्कर खरे। और शिक्षा मंत्री कौन बने? पंडित रविशंकर शुक्ल। जब पंडित रविशंकर शुक्ल जी शिक्षा मंत्री बनते हैं तो शिक्षा के प्रसार के लिए
हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना और लोगों तक शिक्षा पहुंचाना, इसके लिए भी वो बहुत सारे कार्य करते हैं, जिसके तहत हम देखते हैं कि शिक्षा मंदिर योजना की शुरुआत 1937 में इनके द्वारा किया जाता है और लागू कर दिया जाता है। और जब यहाँ पर इनमें कुछ विवाद होता है, इस मंत्रिमंडल में विवाद हो जाता है, तो उस विवाद के कारण मुख्यमंत्री जो होते हैं भास्कर खरे जी, उनको इस्तीफा देना पड़ता है। तो 29 जुलाई 1938 को मुख्यमंत्री भास्कर खरे को इस्तीफा देना पड़ता है विवाद के कारण। और दूसरी बार जब मंत्रिमंडल का गठन होता है, तब पंडित रविशंकर शुक्ल जी को 29 जुलाई 1938 को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो पहले कौन हुए? भास्कर खरे जी हुए, और दूसरे बोला जाए तो रविशंकर शुक्ल जी हुए। और मध्य प्रांत का गवर्नर बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था, मध्य प्रांत का गवर्नर बनाया जाता है ई राघवेंद्र राव को। और विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। यहां तक क्लियर हो गई चीजें। अब मैंने जैसे बताया था, ये दौर कौन सा आ गया? 1938। और 1938 के बाद ही 1939 में क्या हो जाता है भाई? 1939 में क्या होता है? सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि यहां पर कांग्रेसी लोगों से बिना पूछे भारतीयों को युद्ध में ढकेल दिया जाता है, जिस कारण से इन्हें जन आक्रोश का सामना करना पड़ता है अंग्रेजों को। और यहां पर भी छत्तीसगढ़ में भी जो मध्य प्रांत और बरार का जो मंत्रिमंडल बनता है, उनके द्वारा भी पूर्णतया क्या किया जाता है? इस्तीफा दे दिया जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं नवंबर 1939 में रविशंकर शुक्ल के द्वारा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया जाता है। तो यहां पर क्या देखा हमने? निर्वाचन देखा मंत्रिमंडल का, और कैसे कैसे यहां पर जो घटनाएं हुई। अब जब यहां पर अंग्रेजों ने तो इनकी बात सुनी नहीं कांग्रेसी की, तो फिर से एक आंदोलन का दौर शुरू हो जाएगा, फिर से विद्रोह होंगे, फिर से बहिष्कार होंगे। तो इस तरह की चीजें फिर शुरू हो जाती हैं, और उसमें हम फिर देखेंगे एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में गांधी जी के द्वारा शुरू कर दिया जाता है। अब इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले जो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरुआत करते हैं वो होते हैं विनोबा भावे। ये जो इमेज देख रहे हैं वो कौन है? विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा यहां पर व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में कर दी जाती है। और अगर छत्तीसगढ़ में पूछे, छत्तीसगढ़ में जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की जिसने शुरुआत की थी वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा इन्होंने यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और अलग अलग जगह पर भी ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो जाता है, जिसमें हम देखेंगे रायपुर में तो पंडित रविशंकर शुक्ल होते हैं, बिलासपुर में राम गोपाल तिवारी, छोटेलाल श्रीवास्तव धमतरी में, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग में। और जब यह व्यक्तिगत सत्याग्रह चलते रहता है तो ललितपुर नाम की जगह में जब यह आंदोलन पूरा बढ़ जाता है तो छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे लोग जाते हैं अंग्रेजों के विरोध में। तो विरोध प्रदर्शन जब चलते रहता है तो उत्तर प्रदेश के पास एक ललितपुर करके जगह है जहां पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ललितपुर के जगह में छत्तीसगढ़ के जो सेनानी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरह के विरोध प्रदर्शन यहां पर होते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह जब चल रहा होता है तो एक आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। तो यह सत्याग्रह के बाद ही आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को मैं अगले क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास में यह व्यक्तिगत सत्याग्रह के साथ मैं इन चीज़ों को समाप्त करूंगा। और आप बिल्कुल नोट्स बनाते जाइए और क्वेश्चन जो है उसकी भी तैयारी करते जाइए। प्रीवियस ईयर जो प्रश्न आए हैं उसकी तैयारी कीजिए, अन्य जो सोर्सेस हैं उससे तैयारी कीजिए, ताकि आपको जो पीएससी में आने वाले प्रश्न हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उसे भी हैंडल करने का तरीका आपको पता चलते जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव और कैसे छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें पूरी चली, उसे हम लोग देखेंगे। तो यहीं पर मैं ये चीज़ें समाप्त करता हूँ, ये क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।